हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लुएंसिया। तो आज के सेशन में हम लोग आईआईटी जैम 2006 का जो है पेपर डिस्कस करेंगे। इस सेशन में जो है 1 to 10 क्वेश्चन को जो है प्रॉपर डिस्कस करेंगे। पूरा जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है एंड उसके पीछे रीजन क्या है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने का, वो सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का। तो क्वेश्चन दिया जा रहा है कि जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है और ए एन की पावर 1/n की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो एल है और उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, कौन सा सीरीज जो होगा वो नॉट कन्वर्जेंट होगा। चलो देखते हैं। तो अगर मैं इसका जो है कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो इसमें कॉन्सेप्ट कैसा यूज होने वाला है, देखो ज़रा। हम लोगों ने देखा क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे अगर ए एन की पावर 1/n इसकी लिमिटिंग वैल्यू l है और ये लेस देन 1 है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जो ए एन होगा वो हमारा 0 पे जाएगा। ऐसे हम लोगों ने रेशियो टेस्ट में भी देखा हुआ है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन प्लस 1/an की लिमिट अगर l है और ये लेस देन 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ए एन की जो लिमिटिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 पे जाती है। क्लियर। अब हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, सीरीज का जो कंडीशन है, सीरीज में हमने क्या देखा हुआ है, सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट कब होता है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है क्या कि ए एन की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 पे जाना चाहिए। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि सीरीज ए एन की कन्वर्जेंसी अगर देखनी है तो नेसेसरी कंडीशन होता है कि ए एन की लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 पे जाना चाहिए। अगर ए एन की लिमिटिंग वैल्यू 0 पे नहीं जा रहा तो हम लोग बोल देंगे कि जो सीरीज है ए एन है वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर। तो अगर मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखना चाहूँ, सीक्वेंस की लिमिटिंग वैल्यू 0 पे जा रही है कि नहीं जा रही है, तो फर्स्ट वाले के लिए देखो, फर्स्ट वाले में हमारा सीरीज क्या दिया जा रहा है, सीरीज ए एन प्लस 1, इसका रूट का हमको लिमिटिंग वैल्यू देखना है। क्लियर। तो इसके लिए हम लोग क्या देख सकते हैं, रूट ऑफ ए एन प्लस 1। अगर मेरे को इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर 1/n का लिमिटिंग वैल्यू देखना पड़ेगा। क्लियर। अगर मैं इसकी पावर 1/n का लिमिटिंग वैल्यू देखना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, रूट ऑफ ए एन की पावर 1/n और मैं लिख सकता हूँ ए एन प्लस 1 की पावर, ए एन प्लस 1 की पावर 1/n। क्या ये बात सही है क्या। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो है क्या हो जाएगा, ए एन की पावर 1/n मैं वैसे ही रख रहा हूँ, ए एन प्लस 1 की पावर 1/n प्लस 1। क्लियर। और इसकी पावर में क्या लिख सकता हूँ, n प्लस 1/n। क्या ये बात सही है क्या, और होल पावर 1/2। क्लियर। अब अगर इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर निकालना है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा एंड इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा। क्या ये बात सही है क्या। तो अगर मेरे को पता है ए एन की पावर 1/n की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमको पता है क्या, l है। क्लियर। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी जो है हमारा क्या हो जाएगी, l हो जाएगा क्या, जल्दी बता दो। क्या ये बात एग्री करते हो नहीं करते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। l इंटू एल हमारा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ l स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो l हो जाएगी और l की जो वैल्यू है लेस देन 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, इसका भी जो नेसेसरी कंडीशन है वो 0 पे जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि रूट ऑफ ए एन प्लस 1 जो है वो हमारा कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है, यानी नेसेसरी कंडीशन होल्ड कर रहा है। क्लियर। नेसेसरी कंडीशन जो है वो हमारा होल्ड कर रहा है। क्लियर। अब ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है ये हम लोग श्योरली नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा जो है नेसेसरी कंडीशन होल्ड हो रहा है। सफिशिएंट कंडीशन अभी हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले हम लोग को चारों ऑप्शन में नेसेसरी कंडीशन चेक करके देखना है कि 0 पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लियर। अब अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ, बी ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, ए एन स्क्वायर की कन्वर्जेंस की बात हो रही है। क्लियर।
तो हमने बोला कि अगर मैं ए एन स्क्वायर की लिमिट अगर निकालना चाहता हूँ, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ए एन स्क्वायर की बात करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि ए एन स्क्वायर की लिमिट अगर देखना चाहता हूँ तो ए एन की पावर ए एन स्क्वायर की पावर 1/n कर सकता हूँ। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ए एन की पावर 1/n का स्क्वायर लिख सकता हूँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और एल स्क्वायर लेस देन 1 है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए एन स्क्वायर की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो भी हमारा जो है 0 पे चला जाएगा। क्लियर है क्या, जल्दी बता दो। ए एन स्क्वायर की पावर 1/n भी हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट 0 पे जा रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर, बाय रूट टेस्ट हम लोग जो है यहाँ से बोल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्या थर्ड वाले ऑप्शन की, थर्ड वाले ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, सीरीज रूट ऑफ ए एन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रूट ऑफ ए एन की पावर 1/n, यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी और क्या हो जाएगा, ए एन की पावर 1/n की होल पावर 1/2, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रूट एल हो जाएगा। और अगर हमारा एल लेस देन 1 है तो रूट एल भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो मैं भी ये बोल सकता हूँ ये 0 पे जा रहा है। अगर मैं डी वाले ऑप्शन की बात करूँ, सीरीज 1/रूट ए एन, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो रूट ए एन का 1/an का जब मैं लिमिट निकालने जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1/रूट ए एन, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू अगर देखना इसकी पावर 1/n का, तो मैं बोल सकता हूँ 1/, में क्या हो जाएगा, ए एन की पावर 1/n की पावर 1/2। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी 1/रूट एल हो जाएगा। और अगर हमारा एल जो है क्या है, लेस देन 1 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसकी जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। तो यानी हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो लिमिट होगा एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 1/रूट ए एन, क्लियर, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हमारा नॉन जीरो पे जा रहा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने नेसेसरी कंडीशन जो थी सीरीज की, उससे हमने ऑप्शन को देखा कि जो डी ऑप्शन है वो हमारा क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर मैं बी क्वेश्चन की बात करूँ, सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ, तो यहाँ पे बोल रहा है लेट ई एंड एफ आर टू म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, फर्दर लेट ई एंड एफ बी इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ जी। ई और एफ जो है जी से इंडिपेंडेंट है, और पी की वैल्यू दी जा रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और क्यू को दिया जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो बोल रहा है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, ई एंड एफ आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। क्लियर, ई एंड एफ आर म्यूचुअली डिसजॉइंट हमको दे दिया जा रहा है, ई एंड एफ आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। अगर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट दिया जा रहा है तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि E इंटरसेक्शन F जो होगा वो 5 होगा। क्लियर, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे ये दिया गया है। अब जरा एक बात बताना, अगर E और F म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G जो होगा वो भी 5 होगा। क्यों, क्योंकि E इंटरसेक्शन F 5 है। क्लियर, E इंटरसेक्शन F 5 है, तो हमारा जो E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G होगा वो भी हमारा 5 के बराबर होगा। क्लियर। अब जरा एक बात बताना, हमको क्या बोला जा रहा है कि जो अगर यहाँ से मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी अगर इस पर अप्लाई कर दूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। क्लियर है क्या। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, E एंड F बी इंडिपेंडेंट ऑफ जी। ई और एफ जो है जी से इंडिपेंडेंट है। क्लियर, ई और एफ जो है वो जी से हमारा इंडिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है बताओ, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ई एंड एफ जो है बी इंडिपेंडेंट ऑफ जी। इसका क्या मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के बराबर होगा, और हमको दिया जा रहा है एफ भी इंडिपेंडेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी जो होगा वो भी हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के बराबर होगा। प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं क्या, हमको कुछ कंडीशन और दिया है क्या, P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F है, और Q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ G है। तो अब हमको यूनियन की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है।
तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालना किसका, ई यूनियन एफ यूनियन जी की बात की जा रही है। तो अगर मेरे को इसको निकालना है तो जो है हमको इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है। क्लियर, इवेंट के यूनियन की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, और क्या होता है माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, ई इंटरसेक्शन जी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, और क्या हो जाएगा प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। यही होगा क्या, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसकी जो वैल्यू है वो पी है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है, क्यू है। तो हम लोग पी प्लस क्यू लिख सकते हैं, इसको मैं पी लिख सकता हूँ, एंड इसकी जो वैल्यू है वो क्यू है। क्लियर, और ई इंटरसेक्शन एफ जो है हमारा क्या है, जीरो है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर, और ई इंटरसेक्शन जी और एफ इंटरसेक्शन जी को मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूँ। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। क्लियर, अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, पी प्लस क्यू माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यानी ये क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या है हमारा, Q है, और इसका सम जो है हमारा क्या है, P प्लस क्यू के बराबर है। सही है क्या, यानी अगर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बताओ, जल्दी बता दो। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, P के बराबर है। क्लियर, ये हमारा P के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है किस फॉर्म में दिया जा रहा है, इसी फॉर्म में दिया जा रहा है क्या, P प्लस क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटू क्यू। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो सिंपल सा इवेंट पे बेस्ड क्वेश्चन था, ये वाला बहुत इजी क्वेश्चन था। क्लियर, एंड आई थिंक फर्स्ट वाले का भी हमारा डी ऑप्शन है। क्लियर, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, इवेंट को जो है हमको इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, म्यूचुअली डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एंड देन तीन इवेंट के यूनियन का जो है हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसके बेस पे क्वेश्चन ये था। क्लियर, अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है हमारा रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात की जा रही है, और बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल जो है वो सिमेट्रिक है अबाउट जीरो, और वेरिएंस जो है लेस देन इन्फिनिटी है। देखो जरा, x जो है हमारा क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, x भी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सच दैट x इज सिमेट्रिक है। क्लियर, x इज सिमेट्रिक। क्लियर, x सिमेट्रिक है, और हमको क्या दिया जा रहा है, वेरिएंस x फाइनाइट है। वेरिएंस x फाइनाइट है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर फाइनाइट होगा। अब अगर एक्सपेक्टेशन x स्क्वायर फाइनाइट है यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइनाइट होगा, मैं ये बोल सकता हूँ। अगर एक्सपेक्टेशन x फाइनाइट है और x सिमेट्रिक है, क्लियर, x एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर फाइनाइट है प्लस का x इज सिमेट्रिक है, क्लियर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक जो होगा वो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x के बराबर होगा। क्लियर, सिमेट्रिक जो होगा, सिमेट्रिक पॉइंट जो होगा वो एक्सपेक्टेशन x के बराबर होगा। क्लियर, तो यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x इज सिमेट्रिक about expectation of x। क्लियर, अगर सिमेट्रिक है रैंडम वेरिएबल तो और एक्सपेक्टेशन फाइनाइट है तो वो रैंडम वेरिएबल सिमेट्रिक होगा अबाउट रैंडम वेरिएबल x। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या, ठीक है। अब बात आती है क्या, ये सिमेट्रिक अबाउट जीरो दिया जा रहा है, सिमेट्रिक अबाउट जीरो दिया जा रहा है यानी हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ x जीरो हो जाएगा। क्लियर, एक तो हमारा की पॉइंट ये था। क्लियर, दूसरा पॉइंट ये है, हमको जो है क्वेश्चन में दे दिया जा रहा है, क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी दिया जा रहा है कि रैंडम वेरिएबल x जो है गिवन है। क्लियर, x इज सिमेट्रिक अबाउट जीरो। अगर x सिमेट्रिक है अबाउट जीरो तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, f ऑफ x जो होगा वो f ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा। क्लियर है क्या, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ f फंक्शन जो होगा f इज इवन फंक्शन होगा।
इवन फंक्शन होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर। क्लियर? यहाँ से भी बोल सकता हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो होगा -∞ से इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं यहाँ से अगर निकालूँ एफ एक्स हमारा इवन फंक्शन है और ये हमारा क्या ऑड है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब बात आती है कि हमको जो क्वेश्चन है वो किस पे बेस है। एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स एक्सपेक्टेशन एक्स पे बेस है, वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स वेरिएंस ऑफ एक्स पे बेस है। चलो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मॉड एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, -∞ से इन्फिनिटी मॉड एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। और ये जो भी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा बताओ, ऑलवेज जो है 0 से बड़ा होगा, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से बड़ा होगा। क्लियर? एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स जो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स से बड़ा होगा। क्लियर? यहाँ पे जो आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा। वो वैसे भी एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर? मॉड एक्स एक्स से बड़ा है तो एक्सपेक्टेशन जो होगा उससे बड़ा ही रहेगा। क्लियर? अब बात आती है वेरिएंस में रिलेशन निकालना। ठीक है, अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ जरा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो -∞ से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स इसके बराबर होगा। क्लियर? और अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। मैं क्या इसके बराबर लिख सकता हूँ 0 टू इन्फिनिटी, और ये जो भी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर? अब अगर मैं बात करूँ क्या वेरिएंस ऑफ एक्स जो होगा वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के स्क्वायर के बराबर होगा। एंड एक्सपेक्टेशन एक्स 0 है तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगी, यानी 0 टू इन्फिनिटी 2x स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स। क्लियर? इसको मैंने स्टार नाम दे दिया। क्लियर? वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स निकालना तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्लियर? अब एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स स्क्वायर जो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा क्या है 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये है हमारा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स की, तो वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वेरिएंस एक्स के बराबर है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स माइनस का वेरिएंस ऑफ एक्स। क्लियर? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स लिख सकता हूँ। इसको राइट साइड लाऊंगा तो इसकी जो वैल्यू होगी माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड एक्स के होल स्क्वायर के बराबर होगा। एंड इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। क्लियर? यानी यहाँ से पता चल रहा है वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स दिस इज नथिंग बट लेस देन वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर होगा। क्लियर है क्या? यानी ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और ये जो है किस पे बेस है, सिंपल सा रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट पे बेस है। क्लियर? वेरिएंस एक्स जो है वेरिएंस ऑफ मॉड एक्स से जो है छोटा है, सॉरी वेरिएंस ऑफ एक्स जो है मॉड एक्स से बड़ा है। क्लियर है क्या? जल्दी बता दो। यानी हमारा सी ऑप्शन सही है, ये दोनों ऑप्शन गलत है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैथमेटिक्स जो है का क्वेश्चन है, ये हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे की पॉइंट अगर मैं ध्यान रखूँ, क्या हमने क्या देखा हुआ है, अगर एफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है, क्लियर, पॉलिनोमियल है तो हम लोग बोल सकते हैं ये कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूँ क्या एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, बट नॉट डिफरेंशिएबल, एट 0। क्लियर है क्या? अगर मैं बात करूं मॉड x माइनस 1 का, क्लियर, तो ये जो हमारा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, क्लियर है क्या? अब जरा एक बात बताना, अगर हमारा क्या है एफ एक्स एंड जी एक्स, ये हमारा क्या कंटिन्यूअस है, ठीक है,
तो इसकी लीनियरिटी, इसका जो फंक्शनल प्रॉपर्टी होता है वो कंटिन्यूस होगा। क्लियर? एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर? और एफ एक्स इंटू जी एक्स जो होगा वो हमारा कंटिन्यूस होगा। क्लियर? तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी होती है फंक्शन की। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिबिलिटी की, अगर एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस है एट ए पे, क्लियर, एंड जी ऑफ एक्स सॉरी एफ एक्स जो है डिफरेंशिबल है एट पॉइंट ए पे। क्लियर? एफ एक्स अगर हमारा डिफरेंशिबल है एट पॉइंट ए पे एंड जी एक्स जो है नॉट डिफरेंशिबल है, नॉट डिफरेंशिबल एट ए, तो अगर मेरा एक फंक्शन डिफरेंशिबल है दूसरा फंक्शन नॉट डिफरेंशिबल है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, नॉट डिफरेंशिबल होगा, नॉट डिफरेंशिबल एट ए। क्लियर? ये सारी चीज़ें जो है तुम्हें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को अगर मेरे को करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा एक तो तरीका है प्रॉपर्टी बेस्ड चले जाओ, दूसरा तरीका है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है हम लोग फंक्शन जो है ओपन करके एंड जो है बेसिक डेफिनेशन लगा दें। क्लियर? तो अगर मेरे को क्वेश्चन को करना है तो दोनों तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो मैं जो है सिंपल अप्रोच करना चाहता हूँ कि हम लोग जो है क्या है, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो कैसे करेंगे, सिंपल सा मॉडुलस फंक्शन को ओपन करेंगे एंड देन सॉल्व कर देंगे। क्लियर? तो हमको क्या दिया जा रहा है, एक्स मॉड एक्स। क्लियर? अच्छा एक बात बताना, एफ एक्स अगर हमारा एक्स मॉड एक्स की बात किया जा रहा है, एक्स मॉड एक्स है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा जब हमारा एक्स ग्रेटर देन जीरो है, माइनस एक्स स्क्वायर होगा व्हेन एक्स लेस देन जीरो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या कंटिन्यूस फंक्शन है। क्यों? एक्स स्क्वायर हमारा मिल रहा है जब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है व्हेन एक्स लेस देन जीरो, तो यानी इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा। क्लियर? एक्स लेस देन के लिए माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा है और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एक्स स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर? तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट जीरो। क्लियर? अब अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिबिलिटी की, क्लियर, तो ये हमारा डिफरेंशिबल होगा क्या, एफ डैश जीरो प्लस अगर निकालूंगा तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, और एफ डैश जीरो माइनस निकालूंगा तो ये भी जीरो मिल जाएगा, यानी हमारा क्या है, डिफरेंशिबल भी है, डिफरेंशिबल एट जीरो। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, खैर हमको जो है इस क्वेश्चन को नहीं अप्रोच करना है, हमको जो है किसी और क्वेश्चन को, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा क्या है, ये हमारा डिफरेंशिबल है एट जीरो पे, ये हमारा क्या है, नॉट डिफरेंशिबल है। क्लियर? दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा क्या आ जा रहा है, डिफरेंशिबल आ जा रहा है, डिफरेंशिबल एट जीरो। क्लियर? यानी अगर हमारा क्या है, डिफरेंशिबल प्लस नॉन डिफरेंशिबल का अगर सम है तो पॉसिबल है मे और मे नॉट बी। क्लियर? मे और मे नॉट बी डिफरेंशिबल। क्लियर? डिफरेंशिबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिबल भी हो सकता है। क्लियर? समझ पा रहे हो क्या? सॉरी, प्रोडक्ट है। अगर हमारा क्या है, सम होता, क्लियर, अगर हमारा डिफरेंशिबल प्लस नॉन डिफरेंशिबल का सम होता तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली बोल देते कि नॉन डिफरेंशिबल होगा। क्लियर? तो ये की पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। क्लियर? ये की पॉइंट हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलो फंक्शन को ओपन करते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। क्लियर? हमको फंक्शन को ओपन करना है एंड देन सॉल्व करना है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा ये। अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो सिंपल सा जो है फंक्शन को ओपन कर देते हैं। हमको क्या दिया जा रहा है, एक्स मॉड एक्स, एंड हमको क्या दिया जा रहा है, मॉड एक्स माइनस वन। चलो देखते हैं, एफ एक्स हमको क्या दिया जा रहा है, एक्स मॉड एक्स प्लस का मॉड एक्स माइनस वन। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँगा तो कैसे ओपन होगा बताओ, हमको जो है ब्रेक करना पड़ेगा, क्या, वन पे ब्रेक करना पड़ेगा एंड जीरो पे ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये एफ एक्स फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो पे एंड वन पे ब्रेक कर रहा हूँ। अगर वन से पहले है तो ये हमको क्या दे देगा, वन माइनस एक्स दे देगा। क्लियर? प्लस का वन माइनस एक्स दे रहा है जब हमारा क्या, एक्स लेस देन जीरो है। क्लियर? माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो ऐसा आएगा। अगर हमारा जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन है तो ये तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये हमारा निगेटिव ही रहेगा, वन माइनस एक्स देगा। अगर x ग्रेटर देन वन है तो हमारा ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस वन, कुछ ऐसा आएगा। समझ पा रहे हो? अब अगर मैं बात करूँ क्या, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का। क्लियर?
अगर डिफरेंशियल होना है तो पहले कंटिन्यूस होना पड़ेगा। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस, क्या ये तीनों बराबर है क्या? जीरो माइनस देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। जीरो प्लस देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लियर? अगर मैं बात करूं एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन माइनस, तो ये हमारा बराबर है। क्लियर? कंटिन्यूस है। क्लियर? कंटिन्यूस एट 0 एंड 1, यानी अगर 0 और 1 पे है तो फॉर ऑल एक्स के लिए कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। क्लियर? वैसे भी मॉडुलस फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। क्लियर? अब हमको डिफरेंशियबिलिटी देखना है तो एंड पॉइंट पे देखना पड़ेगा 0 और 1 पे। क्लियर? तो पहले 0 पे देखते हैं। ठीक है, जब 0 पे देखने जाएंगे यानी एफ डैश 0 माइनस देखना है। क्लियर? एफ डैश 0 माइनस देखना तो क्या करना पड़ेगा, 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 0 माइनस एच करना पड़ेगा। क्लियर? तो एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे माइनस एच रखना पड़ेगा, माइनस का एच स्क्वायर, माइनस बाहर रहेगा, माइनस एच का स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? प्लस का 1, अब यहाँ पे माइनस एच रखेंगे तो प्लस एच हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, डिवाइडेड बाई हमारा क्या आ रहा है, माइनस एच आ रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बताओ, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एच बाहर लेंगे तो हमारा इसकी लिमिटिंग वैल्यू -1 आ जाएगा। क्लियर? अगर मैं एफ डैश 0 प्लस निकालना चाहता हूँ तो एफ डैश 0 प्लस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एच, ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे रखना पड़ेगा एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस का एच माइनस एफ ऑफ 0, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई एच। क्लियर? यानी 0 प्लस एच रखेंगे तो हमारा एच हो जाएगा, और इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो एच एच कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा बताओ, हमको क्या मिल जाएगा, h -1 मिल जाएगा, और लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। क्लियर? ऐसे अगर मैं बात करूं क्या, यहाँ से हमको पता चल रहा है कि डिफरेंशियल हो रहा है एट पॉइंट 0 पे। क्लियर? यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं LHD RHD बराबर है, तो डिफरेंशियल हो रहा है एट 0 पे। क्लियर? अब बात आती है कि 1 पे डिफरेंशियल है कि नहीं है। तो अगर डिफरेंशियबिलिटी 1 पे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, एफ डैश 1 माइनस देखना पड़ेगा। एफ डैश 1 माइनस का मतलब क्या, एफ लिमिट एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस का एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या करना पड़ेगा बताओ, माइनस एच रखना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 का लेफ्ट नेबरहुड में देखना है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच स्क्वायर, 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस का 1 माइनस एच प्लस 1, माइनस का 1 माइनस एच प्लस का 1, यही होगा क्या, सही है कि नहीं सही है। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, -1 माइनस एच प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो अगर मेरे को सॉल्व करना है तो इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2h, और क्या हो जाएगा, ये -1 होगा प्लस 1 होगा, -1 प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और प्लस h बच जाएगा। क्लियर? डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, एक मिनट, माइनस एफ ऑफ 1 भी आएगा ना, ये तो रहेगा ही, माइनस एफ ऑफ 1, माइनस एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है हमारा, 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। क्लियर? -1 भी आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, 1 1 कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये क्या हो जा रहा है, लिमिटिंग वैल्यू
किसका है, एच स्क्वायर माइनस का एच डिवाइडेड बाई माइनस एच। तो अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखेंगे तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो कहाँ पे जा रही है, अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू देखूंगा तो 1 पे जा रहा है, क्लियर। और अगर मैं एफ डैश 1 का राइट नेबरहुड देखना चाहूँगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच। और अगर इसकी वैल्यू अगर देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस एच माइनस 1 और एफ ऑफ 1 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एच। अब अगर मैं इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालने जाऊंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 की ओर टेंड हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, एफ डैश 1 माइनस नॉट इक्वल टू एफ डैश 1 प्लस। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट डिफरेंशिबल एट 1, क्लियर, नॉट डिफरेंशिबल एट 1, क्लियर है क्या, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिबल एट 0 बट नॉट डिफरेंशिबल एट x इक्वल टू 1, क्लियर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है जो कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, क्लियर। हमको दिया जा रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या नॉन होमोजीनियस है और उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दे दिया गया। चलो देख लेते हैं। अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है तो हमको इसके पीछे का रीजन क्या पता है, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, क्लियर। अब कंसिस्टेंसी जो डिपेंड करता है वो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक पे डिपेंड करता है, क्लियर। रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स अगर रैंक ऑफ ए के बराबर है तो कंसिस्टेंट होगा, और रैंक ऑफ ए कॉमा बी अगर नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए तो इनकंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंसी मतलब जो है सोल्यूशन एग्जिस्ट करना, और इनकंसिस्टेंसी मतलब नो सोल्यूशन, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ कंसिस्टेंट है, इसका क्या मतलब है, अगर ये नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, नंबर ऑफ वेरिएबल के अगर बराबर है यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन होगा। और अगर ये हमारा लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, क्लियर। तो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दिया जा रहा है, उससे हम लोग को सारी चीज़ें निकालनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 1 माइनस 2 1। अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 0, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा, 0 3 और ये 1 0। एक बार और रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 माइनस 2 1 0 3 1 2 0 0 0। इसको डिफरेंस ले रहे हैं तो 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंस लेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, रैंक ऑफ ए कॉमा बी जो है नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, क्लियर। इसका मतलब क्या है, सिस्टम के पास नो सोल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर। सिस्टम के पास जो होगा वो नो सोल्यूशन होगा, क्लियर। अब बात आती है क्या, रैंक ऑफ ए इज 3, रैंक ऑफ ए जो आ रहा है वो 2 है, क्लियर, नॉट इक्वल टू 2, क्लियर। 3 जो है 2 के बराबर थोड़ी ना, इसका रैंक जो आ रहा है वो 2 है। द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, ये गलत स्टेटमेंट है। सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये गलत स्टेटमेंट है, क्लियर। समझ पा रहे हो क्या, रैंक ऑफ ए जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन बेस्ड है किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड है। बोल रहा है क्या, एन आर्चर मेक्स 10 इंडिपेंडेंट अटेम्प्ट्स एट अ टारगेट एंड हिज प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट ईच अटेम्प्ट इज 5/6। then the conditional probability that his last 2 attempts are successful given that he has a total 7 successful attempt। चलो देखते हैं,
हमारा टोटल अटेम्प्ट कितना है 10 है। क्लियर, टोटल अटेम्प्ट जो है हमारा क्या है 10 है। क्लियर, और हमको क्या दिया गया है, लास्ट 2 अटेम्प्ट्स जो है सक्सेसफुल है और टोटल अटेम्प्ट्स जो है 7, टोटल जो है सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स जो है वो 7 है। क्लियर, यानी इसका क्या मतलब है, हमको जो है लास्ट 2 अटेम्प्ट्स दे दिया गया सक्सेसफुल है और सक्सेसफुल। इसका क्या मतलब है, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं आउट ऑफ 8 5 सक्सेसफुल हमको जो है इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए। टोटल हमारा 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 8 5 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होना चाहिए। हाँ, 5 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होना चाहिए, इसकी हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। क्लियर, अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हमको इसको करने के लिए सबसे सिंपल तरीका इवेंट से या रैंडम वेरिएबल से डिफाइन करके कर सकते हैं। तो मैं रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ। रैंडम वेरिएबल मैं कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, xi जो है इंडिकेटर रैंडम वेरिएबल है 1 है जब हमारा क्या ith अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल है। ith अटेम्प्ट जो है वो हमारा क्या हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। क्लियर, अगर ith अटेम्प्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ है, इसका मतलब क्या है, नॉन सक्सेसफुल इवेंट के लिए हम लोग जो है क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। क्लियर, अगर ith अटेम्प्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ है। क्लियर, और आई की जो वैल्यू है वो हमारा क्या 1 2 डॉट 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 10, क्यों, क्योंकि टोटल जो है अटेम्प्ट जो है 10 है। समझ पा रहे हो, तो यहाँ से मैं क्या ये बोल सकता हूँ xi हमारा बर्नौली रैंडम वेरिएबल होगा। क्लियर, क्यों, क्योंकि xi रैंडम वेरिएबल 2 वैल्यू ले रहा है 1 और 0। क्लियर, तो अगर मैं बात करूँ क्या हिटिंग जो प्रोबेबिलिटी है, सक्सेसफुल हिटिंग प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 है। तो यानी ये मैं बोल सकता हूँ ये जो है बर्नौली 5/6 होगा। और हम लोग को पता है क्या, अगर xi r इंडिपेंडेंट है, क्लियर, अगर हमको xi इंडिपेंडेंट है तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि हिट जो अटेम्प्ट्स है वो इंडिपेंडेंट है, xi r इंडिपेंडेंट, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ क्या, समीशन ऑफ xi जो होगा i इज इक्वल टू 1 to n, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाता है, बाइनोमियल n 5/6 हो जाएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे टोटल 10 अटेम्प्ट्स है, xi जो है हमारा क्या है iid है, तो हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं समीशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to 10 xi, ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल 10, 5/6। क्लियर है क्या, अगर इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल है तो हमारा क्या होता है, बाइनोमियल हो जाता है। क्लियर, ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या निकालना है, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या, टोटल जो है सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है वो 7 हो। क्लियर, यानी हमारा जो गिवन कंडीशन है वो हमको क्या है, गिवन कंडीशन जो है वो हमको क्या दिया जा रहा है, समीशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो 7 होनी चाहिए, यानी टोटल 7 सक्सेसफुल जो है हमारा अटेम्प्ट होना चाहिए, टोटल 7 सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। क्लियर, तो अगर हमारा ये गिवन कंडीशन है तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि लास्ट 2 जो है अटेम्प्ट्स जो है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट हिज लास्ट 2 अटेम्प्ट्स आर सक्सेसफुल। क्लियर, इसका क्या मतलब है, मेरे को निकालना है कि x9 जो है सक्सेसफुल हो और x10 जो है वो हमारा सक्सेसफुल हो, गिवन दैट हमारा समेशन ऑफ xi जो है i इज इक्वल टू 1 to 10, इसकी वैल्यू 7 होनी चाहिए, i इज इक्वल टू 1 to 10। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग को कैसे करना पड़ेगा बताओ, इसको हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। x9 इज इक्वल टू 1, x8 इज इक्वल टू x10 इज इक्वल टू 1। क्लियर, और हमारा क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to 10, समीशन ऑफ xi इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ऑफ xi इज इक्वल टू 7, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है i इज इक्वल टू 1 to 10। तो अगर इसको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, x9 इक्वल टू 1 की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी 5/6, और क्या हो जाएगा x10 इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6, और समीशन ऑफ xi इज इक्वल टू 7। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट बना लूँ तो ईजी रहेगा ना,
अगर मैं, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? अगर इंडिपेंडेंट बनाना चाहो तो इंडिपेंडेंट बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बनाऊँगा? x9 इज इक्वल टू 1, x10 इज इक्वल टू 1, और क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to 8, xi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ऑफ xi इज इक्वल टू 7, i इज इक्वल टू 1 to 10। अब अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूँ इंडिपेंडेंट की वजह से, ये और ये हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। x9 x10 समीशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to 8, xi आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंट है तो इसको प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x10 इज इक्वल टू 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ऑफ xi i इज इक्वल टू 1 to 8, xi इज इक्वल टू 5, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ समीशन ऑफ xi इज इक्वल टू 7, i इज इक्वल टू 1 to 10। अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम लोग जो है बाइनोमियल की प्रोबेबिलिटी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा? 5/6 इंटू 5/6, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल फॉलो कर जाएगा। विथ पैरामीटर क्या हो जाएगा, 8, 5/6, क्योंकि 8 बर्नौली रैंडम वेरिएबल का सम है। तो अगर 8, 5/6 है तो क्या हो जाएगा, 8c5, और क्या हो जाएगा, 5/6 की पावर क्या हो जाएगा, 5, 1/6 की पावर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 कॉमा जो है हमारा क्या फॉलो कर रहा है, 5/6 फॉलो कर रहा है, यानी 10c7, 5/6 की पावर 7 और 1/6 की पावर 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगा, 8c5 डिवाइडेड बाई 10c7। क्लियर? यानी हमारा क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल, और क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब सॉल्व करेंगे बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? एंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारा जो है क्या बचेगा, 7 इंटू 6 बचेगा, यहाँ से हमारा क्या बचेगा, 10 इंटू 9 बचेगा। क्लियर? यानी हमारा क्या हो जाएगा, 7/15 आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमको बस ये ध्यान रखना था कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में इसको बना के इजीली किया जा सकता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला जा रहा है क्या, अगर f(x) हमारा x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 है तो हमारा नंबर ऑफ रियल डिस्टिंक्ट रूट पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ, अच्छा डिस्टिंक्ट की बात की जा रही है, डिस्टिंक्ट रियल रूट की बात की जा रही है। ठीक है, तो हमको जो है क्या इसके लिए पता है बताओ, हमने देखा है रोलेस थ्योरम। क्या देखा हुआ है रोलेस थ्योरम, हमको क्या कहता है, अगर f फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b में, ठीक है, एंड डिफरेंशिबल है ओपन इंटरवल a, b में, और अगर f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंगिंग टू a, b सच दैट f ऑफ f डैश c इक्वल टू 0। क्लियर? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन c सच दैट f डैश c इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर रोलेस थ्योरम से अप्लाई करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, यही दिया जा रहा है क्या। तो हम लोग देख पा रहे हैं क्या, f इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये हमको पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कंटिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। ठीक है, और हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ क्या, f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ c1 सच दैट f डैश c1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेयर c1 जो है वो हमारा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1, 2 इंटरवल। और हमने क्या देखा, f ऑफ 2 जो है f ऑफ 3 के बराबर है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयर एग्जिस्ट अ c2 सच दैट f डैश c2 इक्वल टू 0।
सही है क्या? एफ ऑफ 3 इक्वल टू एफ ऑफ 4 है, तो देयर एग्जिस्ट अ C3 सच दैट एफ डैश C3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सही है क्या? ऐसे हमने देखा एफ ऑफ 4 इक्वल टू एफ ऑफ 5 है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ देयर एग्जिस्ट अ C4 सच दैट एफ डैश C4 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? वेयर C2 C3 C4 जो है हमारा किस में बिलोंग कर रहा है? 2,3 में, 3,4 4,5 में। क्लियर? तो हमको जो है किसके लिए निकालना है? एफ डैश के लिए निकालना है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। क्लियर? इसके पास मैक्सिमम हमारे पास जो है 5 जो है रूट हो सकता था। क्लियर? एफ एक्स हैव 5 रियल रूट। क्लियर? तो इसका क्या मतलब है? हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एफ डैश हैव एट मोस्ट 4 रियल रूट। क्लियर? समझ पा रहे हो? 4 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। क्लियर? एफ डैश के पास एट मोस्ट 4 रियल रूट हो सकता है। और हमने देखा क्या? देयर एग्जिस्ट यूनिक C1, देयर एग्जिस्ट C1 C2 C3 C4, यानी इसके पास जो है हमारे चारों जो है रियल सोल्यूशन दे रहे हैं एफ डैश के लिए। तो हमारे पास इसका जो रियल सोल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि C1 C2 जो C3 है, C1 बिलोंगिंग टू 1,2 है, C2 हमारा क्या है 2,3 है, C3 हमारा जो है हमारा क्या है 3,4 में बिलोंग कर रहा है, और C4 हमारा क्या है 4,5 में बिलोंग कर रहा है। ठीक है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? C1 C2 C3 C4 आर डिस्टिंक्ट। क्लियर? इसलिए हमारा क्या है, इसके पास जो है एग्जैक्टली 4 सोल्यूशन आ रहा है, जो कि हमारा क्या डिस्टिंक्ट है। क्लियर? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमको क्या दिया जा रहा है? रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या? एफ एक्स इज इक्वल टू के मॉड एक्स अपॉन में 1 प्लस मॉड एक्स की पावर 4। तो बोला देन द वैल्यू ऑफ के एफ एक्स इज डेंसिटी फंक्शन। ठीक है? अब अगर मैं इसको थोड़ा ऑब्जर्व करूँ तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ एफ एक्स इज सिमेट्रिक फंक्शन, एफ एक्स इज सिमेट्रिक, या फिर एक्स इज सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल? मैं यहाँ से बोल सकता हूँ x जो है x इज सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है क्या? अबाउट 0। क्लियर? x जो है हमारा क्या सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है अबाउट 0। क्लियर? यानी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 0 इज मीडियन, इसका जो होगा 0 मीडियन होगा। क्लियर? अब बात आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत कुछ नहीं है। अगर हमको क्वेश्चन जो है इस पे बेस पूछा जाता तो हमको ज़रूरत पड़ती। ठीक है? तो अगर मेरे को जो है कांस्टेंट निकालना है जिसके लिए डेंसिटी फंक्शन हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है? सिंपली मेरे को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के मॉड एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड एक्स की पावर क्या दिया जा रहा है? 4 दिया जा रहा है। यही दिया जा रहा है क्या? ठीक है? तो अगर मेरे को PDF दिया जा रहा है एफ एक्स इज PDF, अगर एफ एक्स PDF है तो हमको क्या पता है? होल रेंज पे हमको जो है क्या देना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। ठीक है? इसकी वैल्यू को 1 होना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम x इंटू के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4। क्लियर? क्यों? क्योंकि एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हम लोग ये बोल सकते हैं क्या? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम एफ एक्स डी एक्स होगी। क्लियर? 0 टू इन्फिनिटी 2 टाइम एफ एक्स डी एक्स के बराबर होगी। क्लियर? तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं? हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं बीटा इंटीग्रल लगा के 2k 0 टू इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4। तुमको क्या पता है? 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर a माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर a प्लस बी, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? बीटा a कामा बी के बराबर होती है। तुम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 2k, ये क्या हो जाएगा? बीटा 2 कामा 2 के बराबर हो जाएगा, यानी 2k गामा 2 डिवाइडेड बाई गामा 4।
यानी हमारा क्या हो जाएगा 2k डिवाइडेड बाई गामा 4 यानी 6, यानी हमारा k/3 इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो यानी कि हमारा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब बात आती क्या एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका। अगर मैं इसके एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो इसका एक्सपेक्टेशन एग्जिस्ट करेगा एंड वेरिएंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो है इसका अगर मैं बाई जो है पी टेस्ट लगाऊं या बीटा इंटीग्रल टेस्ट लगाऊं तो हमारा जो है एक्सपेक्टेशन एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करो तो क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, पहले -∞ टू इन्फिनिटी और क्या है 3 आ रहा है के की वैल्यू, यानी हमारा क्या हो जाएगा 3x² mod x डिवाइडेड बाई 1 प्लस mod x की पावर 4। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा 6 0 टू इन्फिनिटी x³ डिवाइडेड बाई 1 प्लस x की पावर 4। ये हमारा क्या हो जाएगा 6 बीटा 4, 0 जो कि हमारा क्या है डाइवर्जेंट हो जाएगा। क्लियर? समझ पा रहे हो? ये हमारा जो है डाइवर्जेंट इंटीग्रल है। क्लियर? ये हमारा क्या है इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब क्या है वेरिएंस ऑफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्लियर? यानी इसका एक्सपेक्टेशन x एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन हमारा वेरिएंस x की बात करें तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? वेरिएंस x डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। अगर मैं इस MGF को कंपेयर करूं तो ये हमारा क्या नॉर्मल 3 क्या हो जाएगा 16 का क्वेश्चन है। क्योंकि हमको पता है अगर x नॉर्मल फॉलो कर रहा है म्यू सिग्मा स्क्वायर तो इसका जो MGF होता है वो हमारा क्या होता है a की पावर म्यू टी प्लस का हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर इसके बराबर होता है। क्लियर? तो अगर मैं कंपेयर करूं e की पावर जो है हमारा क्या है 3t प्लस 8t स्क्वायर 3t प्लस 8t स्क्वायर, यानी मैं यहाँ से बोल सकता हूँ म्यू की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड हाफ सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 8 है, यानी सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्लियर? यानी हमारा x फॉलो कर रहा है नॉर्मल 3,16। अब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना किसके बीच में, प्रोबेबिलिटी ऑफ -4.84 इज लेस देन x इज लेस देन 9.60। अगर मेरे को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी तो हमारा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन घटाना एंड स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड कर देना, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करके नहीं निकाल सकते, हमको जो है सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के जो है हमको क्या करना पड़ेगा स्टैंडर्डाइज करके जो है हमको क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो अगर इसमें मीन घटाएंगे स्टैंडर्ड डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1.84 डिवाइडेड बाई 4 और क्या हो जाएगा लेस देन जेड इज लेस देन 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.60 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4। एंड अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.96 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करना है ना। क्लियर है क्या? तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी जल्दी बता दो। हमने क्या किया 3 घटाया है, सॉरी 3 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा -7.84 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ -1.96 इज लेस देन जेड इज लेस देन 1.65 आ रहा है। क्लियर? तो अगर मेरे को वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ 5 ऑफ 1.65 माइनस का 5 ऑफ -1.96। अब हमारा जो फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन था उसका यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखो फर्स्ट पेज पे जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दिया गया है, फर्स्ट पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा क्या है ग्रेटर देन 1.96 की प्रोबेबिलिटी दिया जा रहा है और ग्रेटर देन 1.65 की प्रोबेबिलिटी दिया जा रहा है 0.025 एंड 0.05। इसी का यूज करके हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो देखते हैं।
0.05 दिया जा रहा है, 0.025। चलो इसको ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। तो देखो जरा हमको क्या दिया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे हमारा 1.96 है। इसके आगे की जो प्रोबेबिलिटी दी जा रही है वो हमको क्या दिया जा रहा है, अगर मैं इसके आगे की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो इसके आगे की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.025 दिया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.96। इसके आगे की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.025, और हमको क्या दिया गया है 1.65। इसके आगे की जो प्रोबेबिलिटी दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है 0.05, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.65। इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 0.05 ये दिया गया। अब जरा एक चीज़ ऑब्जर्व करना, हमको क्या पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट सिमेट्रिक होता है, तो इसके आगे इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी और इसकी यहाँ से हमारा -1.96, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, बोलो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.96 जो होगा वो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन -1.96, ये हमारा होगा। क्लियर, समझ पा रहे हो क्या? यानी इसकी वैल्यू तो हमको पता है, यानी फाई ऑफ -1.96 इसकी जो वैल्यू है वो 0.025, ये हमको दिया गया है। अब अगर मैं बात करूँ क्या, इससे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस फाई ऑफ 1.65, इसकी जो वैल्यू है वो 0.05 है, यानी फाई ऑफ 1.65 जो हो जाएगा वो 95% हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। क्लियर, यानी इसका मतलब क्या 0.95 माइनस का 0.025, यहाँ से हमको जो है क्या मिल जाएगा 0.925। क्लियर, यानी हमारा जो आंसर है 0.925 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, x बी ए बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n, p, x का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बाइनोमियल n, p दिया जा रहा है, और हमको क्या दिया जा रहा है n इज पॉजिटिव इंटीजर, p हमारा 0 से 1 के बीच में है, और अल्फा हमारा क्या है, अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी दैट मॉड x माइनस एन पी इज ग्रेटर दैन, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है √n से बड़ा है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ, लेस देन हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ x डिवाइडेड बाई √n का स्क्वायर, यानी n हो जाएगा, यानी लेस देन क्या हो जाएगा p1 माइनस p डिवाइडेड बाई n। क्लियर, अब हमको क्या बोला जा रहा है, अल्फा अगर ऐसा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल n, p। ये कब ट्रू होगा फॉर ऑल n, p के लिए, जरा देखना हमको, अगर मैं f ऑफ p अगर मैं बनाऊँ क्या p1 माइनस p, और अगर हमारा 0 लेस देन p लेस देन 1 है तो मैं क्या देख सकता हूँ f डैश p जो है क्या हो जाएगा 1 माइनस 2p हो जाएगा, यानी हमारा ग्रेटर देन 0 होगा कब, जब हमारा p लेस देन 1/2 है, लेस देन 0 होगा जब हमारा p ग्रेटर देन 1/2 है। सही है क्या? यानी इसका क्या मतलब है, हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, देन हमारा क्या हो जा रहा है डिक्रीज हो जा रहा है। एग्री करते हो? ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, 0 पे भी 0 है, 1 पे भी 0, एंड देन हमारा देख पा रहे हैं क्या p लेस देन 1/2 है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, और जो है हमारा 1/2 से बड़ा है डिक्रीज कर रही है। यानी यहाँ से पता चल रहा है क्या, f ऑफ 1/2 इज मैक्सिमा। क्लियर, मैक्सिमम वैल्यू होगा, यानी कि हमारा जो है यहाँ से बता सकते हैं f ऑफ p जो होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ 1/2 के बराबर होगा, एंड दैट इज 1/4 से छोटा होगा। क्लियर, यानी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं क्या इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, यानी अल्फा यहाँ से पता चल रहा है क्या लेस देन इक्वल टू 1/4 है। क्लियर, अगर अल्फा लेस देन 1/4 है इसका क्या मतलब है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, थैंक यू, आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है,
तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो है तुम लोगों को जो है किसी और जो है पेपर का सलूशन चाहिए तो ज़रूर कमेंट में जो है टेक्स्ट करना, जिससे जो है मेरे को आइडिया लगे कि तुम लोग को कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, कौन से ईयर का पेपर चाहिए, कौन से जो है एग्ज़ाम के लिए सलूशन चाहिए। तो मैं जो है उस पर जो है ज़रूर वीडियो बनाऊँगा एंड जो है जल्द से जल्द जो है अपलोड करने का ट्राई करूँगा। तो ज़रूर जो है कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड जो भी स्टूडेंट मेरे को नहीं जानते वो मेरे को जान सकते हैं एंड मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल पे, इन्फ्लुएंसिया जो है टेलीग्राम चैनल पे एंड इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।